नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। खबरों की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बताएं, उत्तर प्रदेश में कोरोना महामारी की वजह से बंद सीएम योगी का जनता दरबार फिर से खुल गया है। जी हां, जनता दर्शन शुरू हो गए हैं। मुख्यमंत्री योगी सोमवार यानी कि आज से लखनऊ में अपने सरकारी आवास पर जनता दरबार फिर से शुरू करते नजर आए। वो अपने आवास पर जनता की समस्याओं सुनने के साथ ही तत्काल उसके समाधान के लिए भी निर्देश देते नजर आए। आपको बता दें कि जनता दर्शन कार्यक्रम के आयोजन को कोरोना संक्रमण के कारण स्थगित कर दिया गया था। प्रदेश में संक्रमण की स्थिति में निरंतर हो रहे सुधार की वजह से मुख्यमंत्री ने इस कार्यक्रम को फिर से शुरू करने का निर्णय लिया है। सीएम योगी रोजाना 1 घंटे तक जनता की समस्याओं को सुनते हैं और उसका तत्काल निस्तारण भी करते हैं। 1.5 वर्षों की बात करें तो कोरोना काल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार नहीं लगाया था, लेकिन आज से इस जनता दरबार की शुरुआत हो गई है। कार्यकर्ता नाराज हैं और इसका बीड़ा खुद मुख्यमंत्री योगी ने उठाया है। समस्त कार्यकर्ता और उत्तर प्रदेश के लोगों की समस्याओं का त्वरित निदान होगा। संबंधित अफसर को फोन किया जाएगा। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से हमारे साथ तमाम ऐसे लोग हैं जो अपनी शिकायत लेकर आए हैं। क्या मामला है आप? सर, मैं विजय कुमार उपाध्याय जिला बस्ती से आया हूँ। मेरा मुकदमा बंद हुए 4 साल हो गए सर, और जो है ये हमें कब्जा नहीं दिलाया जा रहा। जज द्वारा बैनामा हुआ, सिविल जज सीनियर डिवीजन द्वारा बैनामा हुआ। हमें एसडीएम साहब को 2 लेटर दिए, डायरेक्ट मिले भी। डीएम साहब से मिले, सौम्य अग्रवाल जी से, उनसे भी मिले। उनको उनकी आख्या भी हमारे पास मौजूद है, लेकिन फिर भी जो है हमें कब्जा नहीं दिला पा रहे हैं जो है कोई भी सक्षम अधिकारी, जिसके चलते जो है हमको यहाँ तक आना पड़ा। आप कुछ समस्या लेकर आए हैं? इलाहाबाद में मेरे मकान में मुसलमानों ने कब्जा कर लिया है होली के आसपास से। मैंने एसएसपी साहब, आईजी सबको एप्लीकेशन लगाई। क्या नाम है, 40 साल से हमारा कब्जा है। हम नगर निगम, वाटर टैक्स सब जमा कर रहे हैं। उसके बावजूद भी क्या नाम है, दबंग लोग, क्या नाम है, ताला सब अपने को अतीक का आदमी बताते हैं। जनता दरबार शुरू हुआ, अब क्या समस्या है? एप्लीकेशन लगाई है, वहाँ पे मुख्यमंत्री साहब नहीं मिले, उनके प्रतिनिधि मिले। आशा करते हैं कि कुछ न कुछ समाधान होगा। हम देके आए हैं उनको। आपका क्या शुभ नाम है, कहाँ से आए हैं? सर, मेरा नाम पवन कुमार है। मेरी दोनों किडनियां खराब हैं और मैंने 5 लाख रुपए सहायता मांगी थी और 5 लाख की सहायता मिली है, लेकिन पीजीआई के डॉक्टरों ने इलाज करने से मना कर दिया। कहा जब ट्रांसप्लांट कराओगे। आप कहाँ से आए हैं? मैं सर लखनऊ से हूँ। मेरे बेटे का कानपुर में मर्डर हो गया है, थाना कल्याणपुर में। सर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। 1 महीना हो गया है। थाना ये सो पैसा लेके खिलाफ पार्टी से कोई सर सुनवाई नहीं की। जाओ तो सर भगा देते हैं। कोई कहीं भी, मैं भागते भागते 1 महीना हो गया सर। मैं यहीं सीएम दरबार में आया हूँ। बिल्कुल, अब सीएम दरबार में लगातार उन लोगों की समस्याएं दूर होंगी जिनकी सुनने वाला कोई नहीं था। लगातार खबरें आती थी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के नाराज हैं, उत्तर प्रदेश की जनता की नहीं सुनी जाती। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद मोर्चा संभाला है। जनता दरबार के माध्यम से पूरे प्रदेश के एक एक व्यक्ति की समस्या को दूर करने का काम अब मुख्यमंत्री कार्यालय करेगा। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष के साथ संजीव कपासिया, जनता टीवी, लखनऊ। वहीं उत्तर प्रदेश में नवनिर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्ष और सदस्यों को आज पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाएगी। शपथ ग्रहण समारोह के बाद जिला पंचायत अध्यक्ष और सभी वार्ड प्रतिनिधि अपना काम शुरू कर देंगे। फिलहाल 6 महीने की देरी से नई पंचायत का गठन सोमवार को हो गया है। आपको बता दें कि आज से हो जाएगा ये गठन। जिला पंचायत अध्यक्ष और सभी सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह के बाद इसी सप्ताह ब्लॉक प्रमुख का शपथ ग्रहण समारोह भी होना है। हालांकि अभी इसके शासन के आदेश का इंतजार किया जा रहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सुभाष गुप्ता हमारे साथ में जुड़ चुके हैं और हैदर हमारे साथ गाजियाबाद से मौजूद हैं। सुभाष, शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है और डीएम को रिपोर्ट भी भेजनी थी कि शपथ ग्रहण करवाने के बाद में कि जल्द से जल्द शपथ ग्रहण हो जाए ताकि काम सुचारू हो सके। क्या तस्वीर है ग्राउंड जीरो से? जी बिल्कुल पूजा जी, आज देखिए नामांकन के आरोप प्रत्यारोप के बीच आज 11 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसमें सबसे पहले साधना सिंह जो जिला पंचायत अध्यक्ष नवनिर्वाचित हुई हैं, उनको शपथ दिलाएगी। दूसरी बार दिलाई जाएगी। इसके पहले वो 2010 से 2015 तक जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुकी हैं और डीएम उनको शपथ दिलाएंगे। उसके बाद जो है कुछ जिला पंचायत अध्यक्ष साधना सिंह, सभी 68 जो जिला पंचायत सदस्य हैं उनको शपथ दिलाएंगे। एक शाम तक एक जिला पंचायत कमेटी की एक बैठक हो, बोर्ड की बैठक हो। बैठक में जो साल भर का 50 करोड़ से ऊपर का इनको मिलेगा खर्च, उस पे जो है किस तरीके से विकास किया जाए और किस तरीके से जो है सभी विकासों पे ध्यान दिया जाए, इसको लेकर चर्चा होगी साहब। जी भैया। बिल्कुल
हैदर हमारे साथ में गाजियाबाद से जुड़े हुए हैं। हैदर, गाजियाबाद की क्या तस्वीर है शपथ ग्रहण समारोह की? शपथ ग्रहण समारोह हो चुका है या अभी चल रहा है? देखिए पूजा, अभी निर्धारित है, अभी टाइम अभी कुछ लगेगा वक्त। अभी यहाँ पर जिला पंचायत का जो मेरे पीछे विकास भवन है, इसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर जिला पंचायत अधिकारी जो है वो शपथ ग्रहण समारोह में आज उनको शपथ दिलाएंगे। बात की जाए तो पूजा, मैं आपको बता दूं, जो ममता त्यागी निर्विरोध चुनाव जीती थी यहाँ गाजियाबाद से जिला पंचायत से, इससे पहले भी वो जिला पंचायत की सीट जो उन्होंने जीती थी वो सपा सरकार के मंत्री रहे आशु मलिक के छोटे भाई नूर हसन मलिक से छीनी थी। ये भी एक बड़ी उपलब्धि मानी गई थी ममता त्यागी की, क्योंकि इनका जो फैमिली बैकग्राउंड है, वतन त्यागी भाजपा के जिला अध्यक्ष भी गाजियाबाद से रहे हैं। आज शपथ ग्रहण समारोह है। हालांकि जब बात की गई तो उनके जितने भी अधर पड़े हुए कार्य थे, शपथ लेने के बाद उन कार्यों को पूरा करेंगी और जितने भी विकास कार्य उन्होंने अपनी जनता से वादे किए थे उसको पूरा करने के लिए वो खरा उतरेंगी। अभी कुछ समय बाद ही यहाँ पर वो आने वाली हैं, उसके बाद यहाँ पर इनका शपथ ग्रहण समारोह होगा। बिल्कुल हैदर और सुभाष, बिल्कुल बेहद जरूरी है शपथ ग्रहण समारोह जल्द से जल्द हो जाना, ताकि जो विकास की गति रुकी हुई थी या यूं कहें कि अल्पविराम उस पर लगा हुआ था, वो फुल फ्लैश तरीके से वापस से रफ्तार पकड़ सके। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं और जिक्र होगा ऑपरेशन काकोरी का। जी हां, राजधानी में यूपी एटीएस को बड़ी कामयाबी मिली। अगर ये कामयाबी यूपी एटीएस के हिस्से में न आती तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि सूबे के दिल में एक नासूर दर्ज हो जाता। ये खास रिपोर्ट देखिए। इन लोगों ने उम्र हलमंडी के निर्देश पर तथा अपने अन्य साथियों के सहायता से 15 अगस्त के पूर्व उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों में, विशेषकर लखनऊ के महत्वपूर्ण स्थानों, स्मारकों, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में विस्फोट करने, मानव बम आदि द्वारा आतंकी घटना कारित करने की तैयारी में थे। तो सुना आपने, सूबे के हिस्से इन जिहादियों ने किन नासूरों को दर्ज करने की तैयारी की थी। सूबे में क्या घटने वाला था। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के काकोरी में रविवार दोपहर को यूपी एटीएस ने कई संदिग्ध आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। दोनों के घर से प्रेशर कुकर बम और कई हथियार बरामद हुए हैं। पूरी घटना को लेकर यूपी एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जानकारी भी साझा की है। उन्होंने बताया कि यूपी एटीएस ने बड़े मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है। अलकायदा के अंसार गजवत उल हिंद से जुड़े 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। यूपी एडीजी प्रशांत कुमार ने ये भी दावा किया कि गिरफ्तार किए गए आतंकवादी पाकिस्तान के पेशावर से हैंडल किए जा रहे थे। इनका 15 अगस्त से पहले बम धमाके करने का प्लान था। सूबे को दहलाने का प्लान था। कई शहरों में ब्लास्ट करने की योजना थी। और इतना ही नहीं, इस आतंकवादी गिरोह में लखनऊ, कानपुर से इनके कई अन्य साथी भी शामिल हैं। ये सभी अपने नापाक मंसूबों को कभी भी सूबे में और खास तौर पर लखनऊ में अंजाम दे सकते थे। संदिग्धों के पकड़े जाने के बाद प्रदेश के कई जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। लखनऊ कमिश्नरेट इलाके के साथ साथ हरदोई, सीतापुर, बाराबंकी, उन्नाव और रायबरेली के अलावा पश्चिम उत्तर प्रदेश के कई जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। सूत्रों के मुताबिक यूपी एटीएस ने जिस घर में छापा मारा था उसमें 7 लोग रह रहे थे, जिनमें से कई लोगों के वहां से भागने की जानकारी है। यही वजह है कि सूबे के अन्य जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है और वो समय भी दूर नहीं कि यूपी एटीएस इन जिहादियों को धर दबोचेगा। जनता टीवी के लिए पूजा मोहन पांडे की रिपोर्ट। तो वहीं इस पूरे मामले में यूपी एडीजी प्रशांत कुमार ने बताया कि लखनऊ से गिरफ्तार किए गए दोनों आतंकवादी अलकायदा समर्थित अंसार गजवात उल हिंद संगठन से जुड़े हुए हैं। ये लोग 15 अगस्त से पहले शहरों को, खासकर लखनऊ के प्रमुख स्थानों को दहलाने की योजना बना रहे थे। इस दौरान उन्होंने और क्या कुछ कहा है, आपको सुनना चाहिए।
इस अलकायदा का उत्तर प्रदेश मॉड्यूल उमर हलमंडी नाम के व्यक्ति द्वारा चलाया जा रहा था। अभी आपको प्रेस रिलीज देंगे। उमर हलमंडी और ये गतिविधियां पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर क्षेत्र में पेशावर क्वेटा एरिया जो पाकिस्तान का है, वहां से आतंकवादी गतिविधि संचालित की जा रही है। उनके नाम प्रकाश में आए हैं। इन लोगों ने उमर हलमंडी के निर्देश पर तथा अपने अन्य साथियों के सहायता से 15 अगस्त के पूर्व उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों में, विशेषकर लखनऊ के महत्वपूर्ण स्थानों, स्मारकों, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में विस्फोट करने, मानव बम आदि द्वारा आतंकी घटना कारित करने की तैयारी में थे। तो वही संदिग्धों के पकड़े जाने के बाद प्रदेश के कई जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। लखनऊ कमिश्नरेट इलाके के साथ साथ हरदोई, सीतापुर, बाराबंकी, उन्नाव और रायबरेली के अलावा पश्चिम उत्तर प्रदेश के कई जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। सूत्रों के हिसाब से यूपी एटीएस ने जिस घर में छापा मारा था उसमें 7 लोग रह रहे थे, 5 लोग फरार बताए जा रहे हैं। इसी वजह से एटीएस ने आसपास के जिलों में अलर्ट जारी किया है। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन से लेकर एयरपोर्ट तक हर जगह पुलिस की पैनी निगाह है। खासकर कानपुर और संभल जैसे जिलों में सघनता से जांच चल रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अनूप हमारे साथ में जुड़ चुके हैं ग्राउंड जीरो से। अनूप, क्या कुछ अपडेट है पूरे मामले में आपके पास? अनूप, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? तो सूबे पर आतंकी साया, यूपी एटीएस ने कई संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया। आतंकियों के पास से प्रेशर कुकर बम, हथियार और टाइम बम बनाने का सामान भी बरामद हुआ है। साथ में आपको बता दें कि आतंकी संगठन अलकायदा से आतंकियों के लिंक होने का शक है। किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की प्लानिंग कर रहे थे आतंकी, और इसमें जो खुलासा हुआ वो भयावह कि 15 अगस्त के आसपास सीरियल ब्लास्ट करने वाले थे। पकड़े गए दोनों ही ट्रेंड आतंकी हैं। पाकिस्तानी हैंडलर के संपर्क में थे ये आतंकी। सूबे पर आतंकी साया। पकड़े गए एक संदिग्ध का नाम शाहिद भी है। मलिहाबाद का रहने वाला है संदिग्ध शाहिद। काकोरी में एटीएस और एनएसजी का बड़ा ऑपरेशन हुआ जिसमें बड़ी सफलता मिली है उन्हें। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो से अनूप हमारे साथ में मौजूद हैं। अनूप, क्या कुछ अपडेट पूरे मामले में? देखिए, कल लखनऊ में जिस तरीके से एनआईए एटीएस ने छापेमारी की थी, महनाज और मसरुद्दीन को गिरफ्तार किया था। महनाज को काकोरी के बग्गा क्षेत्र से गिरफ्तारी हुई थी और मसरुद्दीन की मड़ियाओं के महबुल्लापुर से गिरफ्तारी हुई थी। आज दोनों संदिग्ध आतंकियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। कोर्ट में पेश करने के बाद एटीएस रिमांड के लिए जो अर्जी डालने की व्यवस्था कर रही है, एटीएस की रिमांड मिलने के बाद फिर उनसे पूछताछ भी की जाएगी, क्योंकि इसके और भी साथी संदिग्ध हैं, वो भी फरार हैं। हालांकि देर रात कानपुर में गिरफ्तारी हुई और इस मामले पर एनआईए को भी लगाया गया। एनआईए ने भी मेरठ में छापेमारी की है। तो लगातार जिस तरीके से एटीएस एनआईए की कार्रवाई चल रही है, जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से इनसे जो दहशतगर्द हैं, इनके जो इरादे थे उनको नाकाम करने के लिए एक बड़ी कामयाबी मिली है। लेकिन जो फरार इसके साथी हैं उनको लगातार छापेमारी उस पर की जा रही, ताकि जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी हो और तमाम सबूत जिस तरीके से इकट्ठा हुए हैं उनको लेकर लगातार जो एटीएस एनआईए छापेमारी कर रही। पूजा, ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अनूप अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि जनसंख्या नियंत्रण नीति, नई नीति जो है उसका जो है अनावरण कर दिया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, और इसी के साथ अब सूबे में बच्चे 2 ही अच्छे।
जनसंख्या नियंत्रण की नई नीति को लेकर संभल के सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने बीजेपी सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा, मोदी, योगी और मोहन भागवत के बच्चे हैं नहीं और अब वो सारे हिंदुस्तान के बच्चे पैदा नहीं होने देना चाहते हैं। और क्या कुछ उन्होंने कहा इस दौरान आपको सुनना चाहिए कि किस तरीके के कुतर्क भी हो सकते हैं। जहां तक योगी जी का ताल्लुक है, मोदी जी का ताल्लुक है, मोहन भागवत जी का, इनके तो बच्चे हैं नहीं, शादी है नहीं। अब बताओ, जब सारा हिंदुस्तान में जब बच्चे ही पैदा ना करने दोगे तो कल को जरूरत पड़ी कहीं हमारे मुकाबला करने किसी मुल्क से, तो हमारे मुल्क में फिर आदमी कहाँ से आवेगा? है? अरे इधर भी तो घाटा होने लगेगा, ये ना होगा घाटा है? तो इसका घाटा शुरू हो जाएगा। तो घाटा शुरू हो जाएगा, ये कहना है शफीकुर रहमान का। संघ प्रमुख मोहन भागवत के चित्रकूट दौरे का आज 7वां दिन है। इसके अलावा संघ की चिंतन शिविर की महामंथन के लिए बैठक का चौथा दिन है आज 45 प्रांतों के प्रांत प्रचारक और सह प्रांत प्रचारक से ऑनलाइन माध्यम से जुड़ा जाएगा। इस वर्चुअल मीटिंग में संघ प्रमुख मोहन भागवत भी हिस्सा लेंगे। इस दौरान संघ प्रमुख सभी प्रांत प्रचारकों को कई निर्देश भी जारी कर सकते हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर पंचायत चुनाव में गुंडागर्दी के आरोप लगाए तो यूपी सरकार के प्रवक्ता एमएसएमई मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने भी उसी अंदाज में तीखा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि गुंडों की पार्टी कहलाने वाली सपा के मुखिया अखिलेश यादव को पहले अपने गिरबान में झांकना चाहिए। वो हार से बौखलाकर अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। सिद्धार्थनाथ सिंह का कहना है कि सरकार ने पंचायत चुनाव में गड़बड़ी करने की कोशिश करने वालों पर नकेल कसने का काम किया है। इसी वजह से प्रदेश में शांतिपूर्ण तरीके से पंचायत चुनाव संपन्न हो सके। तो वहीं उत्तर प्रदेश में राजनीतिक पारा चरम पर है। कांग्रेस अब हर रोज योगी सरकार से शिक्षा, रोजगार, अपराध और छात्र युवाओं के मुद्दे पर 5 सवाल करेगी। कांग्रेस प्रवक्ता अशोक सिंह ने बीजेपी सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि 2017 चुनाव के पहले बीजेपी ने बड़े बड़े वादे किए थे। जनता बीजेपी के झूठे वादे में फंस गई थी। अब जनता बीजेपी के इन वादों की सच्चाई जान गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि जनता के साथ विश्वासघात किया गया है। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी वाड्रा उत्तर प्रदेश की महासचिव आज वर्चुअली भी जुड़ने वाली हैं। अमेठी सांसद और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज 1 दिवसीय दौरे पर है। नवनिर्वाचित पंचायत अध्यक्ष राजेश अग्रहरी और साथ ही पंचायत सदस्यों की शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगी। बता दें कि शपथ ग्रहण कार्यक्रम में जवाहर नवोदय विद्यालय गौरीगंज में आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में जिले के सभी अधिकारी भी शामिल होने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में रविवार को हुई बारिश की वजह से परिवारों के लिए ये बारिश मातम बनकर आई। प्रदेश के अलग अलग जिलों में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 41 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग गंभीर तौर पर घायल हुए हैं। प्रयागराज में अलग अलग जगहों पर आकाशीय बिजली की वजह से कई लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं। 2 मासूम बच्चों सहित 13 लोगों की मौत हुई है। 8 मवेशी भी आकाशीय बिजली की चपेट में आई हैं। कानपुर देहात में 2 महिलाओं सहित 5 लोगों की जान गई, जबकि 3 लोग गंभीर तौर पर झुलस गए। इसके अलावा फिरोजाबाद में 3, कौशाम्बी में 2 लोगों की मौत, तो वहीं मिर्जापुर में 1 बच्चे की झुलस जाने से मौत हुई है। सीएम योगी ने आकाशीय बिजली गिरने से हुई मौतों पर शोक व्यक्त किया, साथ ही संज्ञान भी लिया। उन्होंने प्रयागराज में मृतक के परिजनों को 4-4 लाख रुपए आर्थिक सहायता का ऐलान किया है। सीएम योगी ने जिला प्रशासन को तत्काल मौके पर पहुंचकर सहायता प्रदान करने और घायलों को समुचित इलाज किए जाने के आदेश दिए हैं। तो खबरों में रुख होगा अब देवभूमि का। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांवड़ यात्रा को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बात आस्था की है, लेकिन लोगों की जिंदगी भी तो जरूरी है, उसे दांव पर नहीं लगाया जा सकता। भगवान को भी अच्छा नहीं लगेगा कि उनके लोग कांवड़ यात्रा के कारण कोविड से अपनी जान गंवा बैठे। सीएम धामी ने कहा कि इन सब के बावजूद भी हम सोच रहे हैं कि अगर कोई गुंजाइश है तो उस बारे में हम उच्च स्तरीय बैठक जरूर करें, लेकिन लोगों की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। हरिद्वार में हुए महाकुंभ 2021 मेले में कोविड टेस्टिंग के फर्जीवाड़े की जांच अंतिम चरण पर पहुंच गई है, जिसमें बताया जा रहा है कि कई हजार लोगों के सत्यापन में
अनियमितताएं मिली हैं। प्रशासन की ओर से जांच रिपोर्ट जल्द ही शासन को सौंप दी जाएगी। मुख्य विकास अधिकारी सौरभ गहरवार की अध्यक्षता में जांच कमेटी फर्जीवाड़े की जांच कर रही है। आपको बता दें, कुंभ मेला 2021 के दौरान हरिद्वार आने वाले श्रद्धालुओं की एक प्राइवेट लैब की ओर से कोरोना जांच के कई सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अभी तक नहीं मिले हैं। जब कुंभ मेले के दौरान किए गए 1 लाख कोरोना टेस्ट के रिपोर्ट फर्जी भी मिले हैं। यही नहीं, कोई जांच रिपोर्ट में एक ही आधार नंबर का इस्तेमाल किया गया है। एक ही घर के पते सैकड़ों लोगों की जांच का मामला सामने आया है। पूरे मामले की जांच जारी है। उसमें बिल्कुल 1% मैं धीमी नहीं मानूंगा, क्योंकि जो है उसमें जितना मुद्दे निकलता है इंक्वायरी करते वक्त जो है जितना जो इश्यूज निकलता है उसी में जो है आगे जो है वो ब्रांच आउट करके जो है अन्य कई सारा मुद्दा आ रहा है। एक्चुअली हम बहुत सिंपली अगर सुपरफिशियली करना है तो बहुत जल्दी पहले भी कर सकते थे, मगर हम गहरे से ध्यान से जो है ज्यादा जानकारी के लिए विकास हमारे साथ में जुड़े हुए हैं लाइव। विकास, क्या कुछ अपडेट है ग्राउंड जीरो से? बिल्कुल पूजा, आपको बता दें हरिद्वार में जो महाकुंभ 21 फर्जीवाड़ा जो टेस्टिंग कोविड की गई थी उसमें बड़ा फर्जीवाड़ा एक सामने आया, जिसमें कि शासन के आदेश के बाद प्रशासन ने इसका जो एक जांच कमेटी बिठा दी गई, जिसमें अध्यक्षता में इसको जो है सीडीओ हरिद्वार सौरभ गहवार को बनाया गया। जिसमें बात की जाए तो जिस तरह से अब टीम को 15 दिन का समय दिया गया था, लेकिन अब हरिद्वार डीएमसी रविशंकर का कहना है कि इसमें जो है काफी 2000 से 2500 नंबर जो चेक करने पड़ रहे हैं, जिसमें कि समय लग रहा है। क्योंकि डीएम ने यह भी कहा कि अगर हम इस जांच को सिंपल तरीके से करते तो कभी से हम जो है रिपोर्ट शासन को सौंप देते, लेकिन बिल्कुल बहुत सारे सवाल हैं विकास, बहुत सारे सवाल हैं, क्योंकि कई सारी जांच, लाखों की संख्या में जांच रिपोर्ट्स ऐसी हैं जिसमें आधार नंबर सेम है, कई सारी जांच रिपोर्ट ऐसी हैं जिसमें पते सेम है। तो फर्जीवाड़ा तो साफ तौर पर नजर आ रहा है। अब वो सिर्फ और सिर्फ उसकी जांच होनी बाकी है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी, बनी रही जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपनों और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। नमस्कार।